ठीक है, नाउ इट स्टार्ट। सम गाइस आर लेफ्ट, वही लेफ्ट हो गया दूसरा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो फिर पूछ रहा था कि ये हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी के केसेस कैसे होते हैं। तो मैं एक बार कल वाला ही एक बार रिवाइज मार देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ता हूँ आज। ठीक है, उसके बाद एक ही ऐसा करेंगे ना आज कि जैसे कि अभी 40 मिनट्स का सेशन है। ठीक है, 40 मिनट्स में पहले 1 आवर का सेशन है ना, जिसमें 40 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे नई नई चीजों को, और रेस्ट के जो 10-20 मिनट्स हैं उसमें आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दैट आई विल नोटिस एंड आई विल आंसर दैट क्वेरी। ठीक है, तो आई एम फॉलोइंग दिस अप्रोच फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड विल प्रोसीड फर्दर। इज इट ओके गाइस? Yeah, very nice. So Okay, sir. So we were discussing about the severity and priorities yesterday. So I will explain it again in a very easy manner. So first thing we need to explain what is severity. So maximum time whenever you go for the interview, so interviewer can ask you a question, what is severity? Okay, what is severity of the defect? Interviewer can ask this question. Okay, so what you have to answer, you have to answer the severity means the impact of that given bug on the system, that is severity. impact क्या है उस बग का, उस किसी particular application पे जहां पे we are testing our project, तो उस पे क्या impact पड़ रहा है उसका। अगर सपोज करो कोई वो ब्लॉकर तो नहीं आ गया, मतलब अगर ब्लॉकर का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी चीज टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने टेस्टिंग स्टार्ट की, मेरे पास बिल्ड आ गई टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमने टेस्टिंग स्टार्ट की और एट द सेम टाइम वी हैव गॉट द ब्लॉकर डिफेक्ट। ठीक है, ब्लॉकर डिफेक्ट मींस कि वी आर नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर फॉर नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ द टेस्टिंग। ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमको अगले सिनेरियोस टेस्ट केसेस अगली फंक्शनैलिटीज टेस्ट करनी है, बट मैं लॉगिन ही नहीं हो पा रहा हूं, दैट इज द ब्लॉकर इशू। देन हाउ कैन वी टेस्ट दैट इशू? So the priority of that issue is very high, and the severity of that issue is also very high because the impact is on the system, and we are not able to proceed further for the testing processes. So that is a high priority, high severity issue. Okay, so priority, see, 3 types of priorities are also there. There is one low priority, then medium, then high priority. If interviewer asks you a question that what is the priority of the defect, then you have to answer that the order in which we should fix the defect. किस ऑर्डर में हमको बग को फिक्स कराना है, that is the priority of it. ठीक है, अब ये टेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, this totally depends on the tester whenever he raises any issue. ठीक है, कोई भी इशू जब वो रेज करता है तो वहां पे प्रायोरिटी का ऑप्शन आता है, तो he need to select P1 P2। ठीक है, ये कुछ टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं, मैं यार लिख ही देता हूँ इसमें, इससे वीडियो शेयर करूंगा ना तो यू विल बी एबल टू। ठीक है, देखो इस तरह प्रायोरिटी लिखी होती है, जो आपका जीरा टूल है उसमें जब आप बग रेस करते हो तो P1 P2, ठीक है, P3 ये जीरा में होता है, जीरा में 3 होते हैं। ठीक है, इस लैपटॉप का कीबोर्ड सही नहीं चलता। ठीक है, P1 P2 P3 ये 3 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं। तो इफ यू आर रेजिंग अ P1 डिफेक्ट मींस प्रायोरिटी 1 इज वेरी हाई प्रायोरिटी बग, देन दैट विल बी नोटिस्ड फर्स्टली, द प्रायोरिटी ऑफ दैट इशू इज फर्स्ट, देन मीडियम प्रायोरिटी, P2 is a medium priority and P3 is a lower priority. So there are 3 types of drop down items you will be found in the Jira to raise the defect. However, अगर आप उसमें जाते हो, किसी और टूल में जाते हो, सपोज करो आप बगजिला में जाते हो, एक बगजिला भी टूल है, बहुत अच्छा टूल है, बट वो सिर्फ डिफेक्ट ट्रैकिंग का टूल है, उसमें डिफेक्ट ही रेज करते हो, बाकी काम नहीं कर पाते। जैसे कि जीरा में आप सब कुछ कर लेते हो, आप टेस्ट प्लान भी बना सकते हो, टेस्ट केसेस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेते हो, यहाँ पे स्प्रिंट बना सकते हो, स्प्रिंट के स्टोरीज बना सकते हो, इंप्रूवमेंट्स बना सकते हो। लेकिन जो बगजिला एक टूल है, बगजिला भी एक टूल है डिफेक्ट, लेकिन वो प्रॉपर डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल है, उसमें सिर्फ डिफेक्ट ही रेज कर सकते हो। ठीक है, तो TCS एंड कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट ये तीनों तो यूज करती है बगजिला को, जो मुझे पता है। ठीक है, तो बगजिला में एक प्रायोरिटी और है P4। ये जो हम लोग उसमें जो कैटेगरीज बनाई गई है ना, वो इस हिसाब से बनाई गई है।
तो उसमें जो कैटेगरीज और बनाई गई हैं, ठीक है, वो कैसे बनाई गई हैं, वो उसमें एक P4 कैटेगरी भी है। ये एकदम इसमें माइनर जो इशू होता है ना, इसको फिक्स करने के लिए है। तो जो हमने 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए थे, इफ यू सी द 4 वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियोज रिलेटेड टू द सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी, हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, हाई सेवेरिटी लो प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी। इन दिस केस, whenever the priority is also low and the severity is also low, then user need to raise P4 defect. Bugzilla की बात कर रहा हूं मैं, Bugzilla में P4 यहाँ पे रेज करेगा, otherwise you can raise P3 defect and that is also correct. If you are explaining this that I will raise P3 defect which is of a lower quality, then that is also correct. Nobody can say that this is not correct, P4 is correct. So if you say that the low priority and low severity, if I raise P3 defect, like if we are following a Zira, then that is also correct. So अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने ये तो बता दिया था। अब हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी को कैसे करोगे, क्या समझते हो कि कैसे, मतलब हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी है, ठीक है। तो सपोज करो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो Zoom, ठीक है, Zoom इज एप्लीकेशन एंड यू आर लॉग्ड आउट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, यू आर लॉग्ड आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड यू हैव टू स्टार्ट अ मीटिंग। फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, okay. So what you need to do, you have to enter your user ID, you have to enter your password, but after entering user ID and password you are not able to come to this screen, okay. 5 participant कैसे, एक कोई गया, अर्पित गया, अभिषेक गया, ठीक है। तो आप अब इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब आप इसमें जब लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो जब लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको ये स्क्रीन ही नहीं आएगी, यू आर नॉट एबल टू सी दिस स्क्रीन एज वेल, ठीक है। देन व्हाट विल यू डू, दैट इज अ ब्लॉकर इशू, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू schedule a meeting, you cannot start the meeting because you are not able to log in into the application. So this is a high priority and high severity issue, an error which occurs on the basic functionality of the application. Basic functionality is what? Basic functionality is the login part of the application, and you are not allowed to use the system, right? You are not able to log in into the system. Then that is a high priority high severity issue, because the impact is very high and the priority of fixing that issue is also very high. So that is high priority and high severity issue. अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है. If you see this example, you will see that a site maintaining the student details, मतलब एक कोई वेबसाइट है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड कॉलेज यूज कर रहा है, उसमें स्टूडेंट की डिटेल्स सारी डाली हुई हैं, कोई नया एडमिशन होता है तो उसकी डिटेल्स भी उसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है। बट अब क्या हुआ, एक बग आया उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर एक बग आया, एंड इन दैट बग आपको मिला कि आप जो स्टूडेंट की डिटेल्स डालने के बाद जब सेव बटन पे आप क्लिक कर रहे हो तो दैट इज नॉट सेविंग द रिकॉर्ड. मींस whatever you are trying to insert into the form and try to insert into the database of the system, then that is not working, then that is high priority issue. क्योंकि काम भाई मैं डेटा ही नहीं डाल पा रहा हूँ किसी स्टूडेंट का, तो उसकी प्रायोरिटी तो ऑल हाई होगी कि मुझे, मेरा मेन काम तो डेटा डालने का है, उस बंदे को रिकॉर्ड को हमको इंसर्ट करना है, मेरा मेन काम तो यही है. अब यही नहीं हो पा रहा तो मैं आगे क्या करूंगा, ठीक है. तो दैट इज हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी. अब हाई प्रायोरिटी लो सेवरिटी इशू कैसे आता है? हाई प्रायोरिटी लो सेवरिटी इशू मैंने बताया था कि कोई भी सपोज फेसबुक का पेज है और फेसबुक के पेज की जो हेडिंग है, फेसबुक की जो स्पेलिंग है, दैट इज मिस्टेक. तो फेसबुक इज अ ब्रांड और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो लोगों पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? लोग कहेंगे कि ये अपनी क्वालिटी ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. तो प्रायोरिटी इज वेरी हाई, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं है सिस्टम पे. उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? कहीं नहीं पड़ रहा है. उससे हम अपना, ऐसा तो नहीं है कि हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग ही तो मिस्टेक है, लेकिन कवर पेज पे है. ये ध्यान रखना कि इफ देयर इज एनी मिस्टेक्स ऑन द कवर पेज और हेडिंग और द टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन, सी दिस वन, ठीक है, तो वो हाई प्रायोरिटी एंड लो सेवरिटी होता है. ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई. अब आते हैं हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी पे. ठीक है, हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी पे आते हैं. तो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी ये कहती है, हाई सेवरिटी लो प्रायोरिटी ये कहती है कि इम्पैक्ट हाई है, इम्पैक्ट इज वेरी हाई, लेकिन प्रायोरिटी क्यों लो है? फिक्स करना, हम क्यों लेट करवाना चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि तुरंत फिक्स हो जाए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हाई है. मतलब एप्लीकेशन को क्रैश कर रहा है, लेकिन हम उस लिंक को बार बार यूज नहीं करते हैं. हम 100 बार अगर कोई सारे चीजें यूज करते हैं तो मैं उसको एक ही बार यूज करता हूँ, ठीक है.
तो उसका मतलब कुछ है नहीं, मतलब यूज नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा कल हमने दिखाया था क्रिएट पेज वाला एक बटन था बिना विदाउट लॉगिन पे, तो उसका यूज बंदे करते नहीं है, कभी कोई नहीं क्लिक करता है, ठीक है। अगर वहां पे एप्लीकेशन क्रैश हो रही है तो उससे कोई हमको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सेवेरिटी हाई है, क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट है, उस पर क्रैशिंग दे रहा है, क्रैश सबसे हाई प्रायोरिटी होती है, एकदम क्रिटिकल प्रायोरिटी सेवेरिटी होती है, ठीक है। तो एन एरर ऑकर्स ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन for which there is no workaround, means कोई उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, वहां पे क्लिक करेंगे तो क्रैश होगी होगी, and will not allow the user to use the system, और यूजर को सिस्टम यूज भी नहीं करने दे रहा। बट ऑन क्लिक ऑफ, मतलब ये कहां पर हो रहा है? ये रेयरली जब जो बंदा यूज करता है उस जगह पे अगर हो रहा है, जो बहुत कम यूज करता है, रेयरली यूज करता है बाय द एंड यूजर, अगर वहां पे हो रहा है तो दैट इज द प्रायोरिटी इज लो ओवर देयर, ठीक है। तो ऐसे चलता है इसमें। अब उसके बाद लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी मैंने बताया था कि अगर आपकी कोई पैराग्राफ है, ठीक है, कोई पेज का अगर पैराग्राफ चल रहा है, सपोज करो इसी में देख लो, ठीक है, अगर कोई होम पेज है आपका और इसमें ये नो अपकमिंग मीटिंग्स टुडे लिखा है, तो मीटिंग्स की स्पेलिंग गलत है, तो आप इतना ध्यान नहीं दोगे इसमें, ठीक है, पैराग्राफ है तो इसकी प्रायोरिटी लो है, फिक्स अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक ही सही करनी है, दैट इज ऑल्सो बग, बट स्पेलिंग मिस्टेक सही हो जाती है तो उतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कवर पेज पे नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि तुमने यहाँ पे जूम जो यहाँ लिखा है इसी की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वो तो ब्रांड है, कवर पेज पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये अब तुमने मेन जो आइटम्स है इन्हीं की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, दैट इज वेरी मतलब इम्पैक्ट तो नहीं है ना, सेवेरिटी नहीं है, सेवेरिटी लो है, लेकिन प्रायोरिटी इज वेरी हाई, because every time whenever you want to schedule a meeting you need to click on this, every time when you want to join any meeting you need to click on this, so you have to be very careful while testing that what is the priority and how on which priority we need to fix that defect, because release जो होती है ना, release में अगर आपने कोई defect दिया ऐसा which is very important, you cannot miss any defect, you cannot compromise with the quality of the product, then it will cost very high, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान में रखना है कि ऐसी छोटी छोटी सेवेरिटी प्रायोरिटी का बहुत इम्पैक्ट है, सेवेरिटी प्रायोरिटी का, जैसे कि मैंने अभी जीरा दिखाया था आप लोगों को कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो जीरा में भी जो है कि सेवेरिटी प्रायोरिटी का बाकायदा एक ऑप्शन आता है, इसमें आपको यही मिलेंगे, एक क्रिटिकल मिलेगा, एक ब्लॉकर मिलेगा, एक मेजर मिलेगा, एक माइनर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें मिलती है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली इसमें सेलेक्ट करना है एंड यू नीड टू यूज दैट थिंग, ठीक है। तो वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं, ये मैक्सिमम अगर आप याद कर लोगे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी वेबसाइट को आप इससे रिलेट कर सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझना है, इसको रटना नहीं है। देखो, और आंसर जब भी देते हैं ना इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू इस हिसाब से आंसर देते हैं ना कि आपको मतलब अगला क्वेश्चन भी वैसे ही पूछना है ना, पूछवाना है जैसा आप चाहते हो खुद, तो ये चीज बहुत अगर आपको ध्यान में आ गई ना तो आप जिंदगी में इंटरव्यू में फेल भी होगे, लास्ट राउंड तक तो जाओगे, उसके बाद पैकेज पर मामला फंसेगा, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इस हिसाब से अगर इंटरव्यू दोगे ना, अब आपको जैसे पता है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी को आपको ढंग से कर लो, समझना सिर्फ दो चीजें इसमें कुछ ये चार सिनारियो मत देखो, इसमें समझना क्या है, व्हाट इज प्रायोरिटी, व्हाट इज सेवरिटी, सेवरिटी क्या है, इम्पैक्ट, प्रायोरिटी क्या है, ऑर्डर इन विच द डिफेक्ट इज फिक्स्ड, ये दोनों चीजें अगर आप समझ गए तो आप तो समझ जाओगे ना कि भाई साइड में सेवरिटी इम्पैक्ट क्या है और ऑर्डर किस ऑर्डर में मुझे फिक्स कराना है अपने हिसाब से, ठीक है, आपको समझ जाओगे इसको, अगर आपको सेवरिटी और इम्पैक्ट ये पता चल गया तो दो वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट when you are explaining severity, that is you have to use the word impact of the bug on the system, you have to use this keyword, okay. Priority, order, you have to use this keyword, order in which the bug should be fixed, so these words are very important, so whenever you are explaining to anyone, तो एक तो ये देखो मैंने highlight किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो impact is highlighted here, if you see it is in dark bold format, ठीक है, same is here, order, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमेशा मतलब whenever you are explaining these two things you need to you know use these words, ठीक है। तो ये हो गई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। कितनी टाइप्स, वैसे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, ठीक है, बहुत टाइप्स की टेस्टिंग होती है, बट वी आर गोइंग टू कवर ओनली द मेजर पार्ट्स ऑफ द टेस्टिंग, सो वी विल एक्सप्लेन ओनली दैट वन, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करते हैं, मैक्सिमम कंपनीज यूज करती है और रेगुलर
बेसिस पे जो यूज होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दैट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो उसी की बात करेंगे अब हम, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखो ध्यान रखना, अब यहां से एकदम हेलो हाँ हार पे बोलो, क्वेश्चन पूछते रहा सर, करो बीच बीच में। जैसे ऑर्डर आपने बताया कि इसे ये अगर ये होता है फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर, नहीं नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट एफसीएसएस में प्रायोरिटी मत में जो जाओ, ऑर्डर होता है ये होता है फर्स्ट। ऐसे नहीं होता, फर्स्ट ओके कम ओके फर्स्ट सर्व पे नहीं होता। देखो वो तुम उसमें डेटा स्ट्रक्चर में मत जाओ, वो अलग टेक्निक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली, वो शेड्यूलिंग में चलती है, उसमें क्या नाम ऑपरेटिंग सिस्टम में और बाकी चीजों में चलती है, इसमें नहीं चलती है वो एफसीएफएस और जो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, ठीक है। ओके। देखो इसमें क्या है, इसमें जैसे तुम्हारे हिसाब पहले चलेगा। प्रायोरिटी पहले आया ऑर्डर। नहीं देखो, अब ओके देखो तुमको ये भी समझा देता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन ठीक है, तुमने अच्छा पूछा, ठीक है। तो ये इसमें देखो क्या होता है, अब तुम जैसे टेस्ट एप्लीकेशन टेस्ट करना स्टार्ट किए, ठीक है, एप्लीकेशन टेस्ट करना स्टार्ट किए और स्टार्ट करते ही तुम्हें एक स्पेलिंग मिस्टेक का बग मिलेगा, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अब तुमने आपको लो प्रायोरिटी लो सेवरिटी का एक बग रेज कर दिया, कॉस्मेटिक स्पेलिंग इशू था, ठीक है, सबसे पहला बग रेज किया। उसके तुरंत बाद जैसे आप लॉगिन करने लगे, आपको ये ब्लॉकर मिल गया कि लॉगिन ही नहीं हो रहा भाई, अंदर 500 इंटरनल एरर आ रही है, ठीक है। तो अब आपकी इसमें आपने P1 सेट किया, इसमें आपने P3 सेट किया, तो P1 विल बी पिक्ड फर्स्ट बिकॉज द इम्पैक्ट इज वेरी हाई। प्रायोरिटी हाई हो। हाँ, प्रायोरिटी इज वेरी हाई एज वेल एज इम्पैक्ट इज आल्सो वेरी हाई, इम्पैक्ट हाई है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ये पिक हो, हाँ, तो जो आप P1 P2 P3 सेट करोगे ना, उसके बेस P3 सबसे लास्ट प्रायोरिटी, मैंने लिखा था ना यहाँ पे कहीं पे, इसमें लिखा है ना शायद, P1 P2 P3 ऊपर वाली साइड लिखा है, ठीक है। तो उसके बेस पे होगा ये, फीफो लीफो वाला प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लगता है इसमें, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जब आप डेटाबेस पे काम करते हो वहां लगता है, ठीक है। यू कैन, अगर आपने फीफो वर्ड यूज किया तो फंसा देंगे वो आपको, ये वर्ड्स बहुत ध्यान से यूज करने, ठीक, अगर आपको फीफो यूज किया तो वो फंसा लेंगे, वो फीफो तो पूछने लगेंगे, फिर आप बता नहीं पाओगे, उसमें फंस जाओगे चीजें, ठीक है। तो जो जितना मतलब इसमें लिखा है ना भाई, उतना ही तुम्हें यूज करना है, ठीक है, उतना ही यूज करना है, एक्स्ट्रा तुम अपने वर्ड्स अगर लगाओगे। देखो इंटरव्यू मैंने क्या कहा था, इंटरव्यू में तुमको ऐसे आंसर करना है ना कि अगला क्वेश्चन भी वो तुम्हारे आंसर के ऊपर पूछे, और तुम्हारे आंसर में जो तुम यूज कर रहे हो ना टर्म्स, तुमको वो आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी इंटरव्यू देता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो उससे क्वेश्चन पूछवाना है अगला, ठीक है, तो मैं अपना तैयार रखता हूँ कि मैं अगला क्वेश्चन मुझे वो पूछवाना है। मैक्सिमम इंटरव्यूज में मैं सिलेक्टेड रहता हूँ, 4th राउंड 5th राउंड तक जाता ही आता हूँ, वो तो मामला बच जाता है। तो इसका रीजन जानते हो क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे मैं यूज करता हूँ, मुझे जैसे सपोज करो सेवेरिटी प्रायोरिटी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, ठीक है। अब मैं सेवेरिटी प्रायोरिटी में क्या एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले बताऊंगा इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, उसका प्रायोरिटी क्या है, मुझसे पूछेगा व्हाट इज सेवेरिटी, तो मैं उसको वो भी बताऊंगा प्लस प्रायोरिटी बताऊंगा, उसके बाद हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी वर्ड भी यूज करूंगा। जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा ना, हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी, तो वो मुझसे अगला क्वेश्चन हाई सेवेरिटी लो प्रायोरिटी का पूछ लेगा, कहेगा व्हाट इज हाई सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी, ठीक है। तो मुझे मेरा रेडी है, अगला आंसर रेडी है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई इस डिफेक्ट को मैंने आरटीएम में रेज किया, आरटीएम जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आरटीएम का फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने, सिर्फ बताया मैंने आरटीएम में यूज किया। अब उसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज आरटीएम, आरटीएम मेरा रेडी है, अगला आंसर वही दूंगा। तो इस तरह आंसर, अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे ना, ये सीखने में टाइम लगता है बट सीख जाते हैं बंदे, मैं भी पहले नहीं बोल पाता था, ठीक है, अब तो सीख गया हूँ। और जितने इंटरव्यू हो गए आपको इंटरव्यू देने से आ जाएगा, रिजेक्ट हो गए, सिलेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए, रिजेक्शन इज not important, what important is learning, अगर if you are learning from the rejection then that will be good, if you are not then वो तो फिर ऐसे ही रहोगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जैसे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं धीमे धीमे, बट मैं तो बताऊंगा ये आपको क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ओके, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज फर्स्ट इज फंक्शनल टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आप जो करते हो ना कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग जो बात चल रही है अभी हमारी, ठीक है, दैट इज फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, आपको सिंपल आंसर देना है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ फंक्शनल टेस्टिंग इन व्हिच द टेस्टर डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब कोड की नॉलेज नहीं है बंदे को, ठीक है, बैकग्राउंड की नॉलेज नहीं है, ठीक है, ओनली फ्रंट एंड चीजों की नॉलेज है, फ्लो की नॉलेज है,
है ना, और फंक्शनैलिटी हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट रिक्वायर एनी नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड और कोड, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सिंपल डेफिनेशन। अब ब्लैक दो टाइप्स, वैसे तीन टाइप होती है मेनली, लेकिन दो ही टाइप पूछी जाती है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की जब बात आती है तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर एंड पे होती है, ठीक है। वो जिनको कोड की नॉलेज होती है, क्योंकि कोड लेवल पे टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन पार्ट की भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो जिनको ये इन सब की नॉलेज होती है ना, वो करते हैं ब्लैक बॉक्स या यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग भी आते हैं। तो व्हाइट बॉक्स जो है ना, वो अभी हम आगे बताऊंगा मैं कैसे होती है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लेता है, डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके डिटेल में नहीं, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपको पता है उतना ही काफी है, ठीक है। भाई ये 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, यू विल गाइस हैव टू रीजॉइन इट अगेन, ठीक है। दोबारा ज्वाइन कर लेना, उसके बाद फिर देखते हैं, है ना। उसके बाद फंक्शनल टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। द टेक्निक्स यूज्ड फॉर फंक्शनल टेस्टिंग आर ऑफन स्पेसिफिकेशन बेस्ड, टेस्टिंग फंक्शनैलिटी कैन बी डन फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। अब देखो इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या टेस्ट करते हैं, क्यों टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम वो टेस्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग होती है। फंक्शनल टेस्टिंग इज अ रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, ध्यान रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट बेस्ड मतलब हम कल से लेके जब से अपना सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने एक चीज पे बहुत फोकस डाला है, रिक्वायरमेंट, बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बीआरएस, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बीआरडी, इस पे मैंने बहुत फोकस डाला है। एसओडब्ल्यू, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, इस पे मैंने बहुत फोकस डाला है, ठीक है। तो ये जो बीआरडी या बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसी के बेस पे हम पूरी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिस्क क्राइटेरिया। कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, किस चीज का रिस्क हाई है, ठीक है, उसको हम लोग बहुत ढंग से टेस्ट करते हैं। हम लोग रिक्वायरमेंट को ढंग से पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट के ढंग से पढ़ने के हिसाब से हम टेस्ट केसेस डेवलप करते हैं, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं बिल मिलने के बाद, ठीक है। बिल मिलने के बाद और अकॉर्डिंगली द टेस्ट आर प्रायोरिटाइज, ठीक है। टेस्ट को उसी हिसाब से हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि भाई, अच्छा टेस्ट में भी प्रायोरिटी होती है। टेस्ट केस जो हम लोग लिखते हैं, मैंने ये छोड़ दिया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में, टेस्ट केस जब हम बनाते हैं तो उसकी भी प्रायोरिटी होती है गाइस, ठीक है। कैसे प्रायोरिटी होती है कि कौन से टेस्ट केस जब आप लिखोगे टेस्ट केसेस, ठीक है, उसमें भी P1 P2 कि आप कौन से टेस्ट केसेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। P3 अगर हम उसको नहीं भी टेस्ट करेंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टेस्ट में भी प्रायोरिटी का एक कॉलम होता है। तो जो मैं एक शीट दिखाऊंगा अभी आपको, आज दिखाऊंगा या कल दिखाऊंगा, मैं डाउनलोड करूंगा, है ना। उसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी का एक बकायदा एक कॉलम होता है टेस्ट स्क्रिप्ट में, जो मैंने कल एक शीट दिखाई थी ना आपको, जिसमें यूजर सिनेरियो, यूजर टेस्ट केस लिखे थे, उसमें बकायदा एक कॉलम होता है, ठीक है। उस कॉलम में जो है P1 P2 अगेंस्ट द सिनेरियो लिखे होते हैं, और उसको जब हम क्लाइंट को भेजते हैं ना, तो क्लाइंट उसमें सारे टेस्ट केसेस पढ़ता है, और सारे टेस्ट केसेस पढ़ने के बाद उसमें वो रिक्वायरमेंट जो है P1 P2 प्रायोरिटी को ऊपर नीचे करता रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो P1 P2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बहुत है। तो प्रायोरिटाइज वर्ड यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस की प्रायोरिटी रखते हैं। अब मान लो अब मैं एजाइल में आ जाता हूँ, जो 10 दिन की स्प्रिंट होती है। अब आप कहोगे कि 10 दिन की स्प्रिंट में भाई प्रायोरिटी कैसे करें, उसमें प्रायोरिटी होती है। उसमें प्रायोरिटी ऐसे होती है कि हर 10-10 दिन में हमको रिलीज भेजनी होती है क्लाइंट को, ठीक है। हर 10 दिन में हमारी स्प्रिंट होती है, कल हमने डिस्कस किया था ना स्प्रिंट और रिलीज के बारे में, ठीक है। तो हर 10 दिन में मेरी स्प्रिंट होती है, और हर 10 दिन के बाद मेरी रिलीज आनी होती है। तो सपोज करो पहली स्प्रिंट में मैंने लिया एक लॉगिन, एक साइन अप, ठीक है, और एक लॉग आउट का तीन फंक्शनलिटी मैंने ली, लॉगिन, साइन अप एंड लॉग आउट, ठीक है। ये मैंने डिलीवर कर दी, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ सिनेरियोज बनाए, जैसे लॉगिन के कुछ सिनेरियो बनाए, साइन अप के कुछ सिनेरियो बनाए, ठीक है, और लॉग आउट के भी कुछ, लॉग आउट के एक ही सिनेरियो बनता है, ठीक है, सिनेरियो बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरी अगली रिलीज आई, अगली रिलीज में मेरी ये फंक्शनलिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है। अब ऑलरेडी जब डेवलप्ड है तो अब हम नई फंक्शनलिटी चूज करेंगे। अब अगली स्प्रिंट में मैंने चूज किया नई फंक्शनलिटी, जैसे मैंने चूज किया सेविंग अकाउंट, लोन अकाउंट, ये दोनों चीजें मुझे बनानी है इस स्प्रिंट में, 10 दिन में बना के देना है क्लाइंट को, ठीक है। जब मेरा ये दोनों चीजें भी टेस्ट हो गई, सेविंग और लोन अकाउंट दोनों बन के टेस्ट हो गई, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिग्रेशन करते हैं। बैक चीजें जो की हुई हैं उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है हमारे इन सब नए इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, रिग्रेशन उसी को बोलते हैं।
कि जो फंक्शनैलिटी हम टेस्ट कर रहे हैं नई वाली, उसकी वजह से प्रीवियस फंक्शनैलिटीज में हमारे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, तो उसकी टेस्टिंग हम करते हैं प्रायोरिटाइज। अब हम पूरे टेस्टिंग दोबारा थोड़ी ना करेंगे, अगर 150 टेस्ट केस हमने लिखे हैं फर्स्ट स्प्रिंट पे, तो हमने 150 टेस्ट केसेस एक एक एग्जीक्यूट करेंगे तो भाई फिर से 9 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमको भाई मेन चीज क्या है, मेरा लॉगिन होना चाहिए, एक टेस्ट केस हो गया, साइन अप हो जाए, मेरा लॉग आउट हो जाए, 3 टेस्ट केस हो गए, मेरी टेस्टिंग होगी प्रायोरिटी से। तो जब हम टेस्ट केस लिखते हैं तो हम उसमें प्रायोरिटी मेंशन कर देते हैं कि द प्रायोरिटी ऑफ दिस टेस्ट केस इज हाई, सो वी विल एग्जीक्यूट दैट टेस्ट केस इन फ्यूचर एज वेल व्हेनेवर वी आर डूइंग आवर रिग्रेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है प्रायोरिटाइज, ठीक है। अब बिजनेस प्रोसेस बेस्ड टेस्टिंग, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग द सिनेरियोज इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे बिजनेस यूज ऑफ सिस्टम, ठीक है, डे टू डे बिजनेस यूज ऑफ द सिस्टम, इट यूजेस द नॉलेज ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस की नॉलेज यूज करता है। फॉर एग्जांपल, a personal and payroll system may have the business process along with the lines of someone joins the company, employee is paid on the regular basis and employee finally leaves the company। तो ये एक एग्जांपल है, इतनी फंक्शनैलिटीज है जो इस तरह से काम करती हैं, पहले कब ज्वाइन किया, क्या किया, कैसे किया, तो हम लोग सारी चीजें उसमें फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं कि भाई ये सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सेकेंड थिंग आती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग देखो, अगर आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आप नहीं करते हो, ठीक है, पहली चीज, क्योंकि इसके लिए परफॉर्मेंस टीम होती है। बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां आपको ये करनी पड़ जाती है, ठीक है, छोटी कंपनियों में यही होता है कि परफॉर्मेंस टीम अलग होती तो है, किसी कंपनी में आपको खुद करना पड़ जाता है, तो आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो अब सपोज करो फंक्शनल टेस्टिंग में हम फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे थे, जैसे लॉगिन एक फंक्शनैलिटी है, साइन अप एक फंक्शनैलिटी है, इसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, इसमें हम टेस्ट करते हैं लोड, स्ट्रेस, सिक्योरिटी टेस्टिंग। जो हम जो टेस्टर है ना, हम क्या करते हैं, क्यूए टेस्टिंग क्या करता है, क्यूए टेस्ट करता है कि सिर्फ फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन या डेटाबेस या ये सारी चीजें। लेकिन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की अलग टीम होती है, वो लोड टेस्ट करती है कि एक एप्लीकेशन है, फेसबुक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, फ्लिपकार्ट कर ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, फ्लिपकार्ट में सेल आती है मोबाइल की, ठीक है। अब मोबाइल की जो सेल आती है, इस सेल में एक साथ में 5 मिनट में सारे 2000 फोन बेच देती है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में जितने यूजर उस पे आ रहे, तो लोड पड़ रहा ना एप्लीकेशन पे एक साथ में, इन 5 मिनट्स अराउंड 1 लाख यूजर कंटिन्यूअसली कमिंग ऑन द एप्लीकेशन, तो लोड पड़ रहा है, तो इसकी टेस्टिंग होती है कि कहीं सिस्टम बैठ ना जाए, ऐसा हो जाए तो, ठीक है, सिस्टम अगर बैठ गया, सर्वर बैठ गया तो हैंग हो जाएगा, फ्लिपकार्ट का सर्वर ही हैंग हो जाएगा, फिर वो आगे दूसरे प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएगा एक के चक्कर में। तो इसकी लोड स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, ये सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। जो टेस्टिंग software refers to aspect of the software that may not be related to any specific function or user action। कोई यूजर एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ना स्पेसिफिक फंक्शन यूज हो रहा है, जैसे स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्जांपल दे दिया इसमें, ठीक है। तो ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। लोड स्ट्रेस, मैं तुम लोगों को ये वाले जो लोड टेस्टिंग है, लोड डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको एपीआई टेस्ट बताऊंगा, बैकएंड में नॉन फंक्शनल पार्टी होता है वो, ठीक है, और उससे हम लोग रेस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं, एक एपीआई का कितना, ये सब भी बताऊंगा, थोड़ा बहुत, मतलब एकदम मिनिमम होता है ना 3% ऑफ द लोड टेस्टिंग, वो मैं कवर करूंगा अपने, मतलब एपीआई टेस्टिंग जब पढ़ाऊंगा ना, वहां पे मैं लोड टेस्टिंग का थोड़ा पार्ट कवर करूंगा, ठीक है, एकदम छोटा सा पार्ट है वो, क्योंकि लोड टेस्टिंग मैं भी नहीं करता, लेकिन लोड टेस्टिंग मुझे पता है कैसे होती है, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग उसके बाद आती है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग होल सिस्टम को टेस्ट करते हैं, होल सिस्टम इन द सेंस कि हम लोग जो सिस्टम टेस्टिंग करता है उसको बैकएंड की भी नॉलेज होती है, फ्रंट एंड की भी नॉलेज होती है, फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल, इन्वेस्टिगेट बोथ फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। होल सिस्टम की टेस्टिंग होती है, मतलब डेटाबेस की भी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, फ्रंट एंड फंक्शनलिटी की भी टेस्टिंग हो रही है, परफॉर्मेंस की भी टेस्टिंग हो रही है, एवरी टाइप ऑफ टेस्टिंग वी हैव टू डू इन सिस्टम टेस्टिंग, इसीलिए इसका नाम सिस्टम टेस्टिंग, एवरी टाइप ऑफ टेस्टिंग विल बी डन हियर इन सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो ये होती है सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक मिनट, ये वाला भी कर लेते हैं कवर, उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं ना, ये वाला भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जैसे कि मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ब्लैक बॉक्स बताया था, उसमें फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, इसमें कोड बेस पे टेस्टिंग होती है, ठीक है।
जो डेवलपर होता है ये करता है वो टेस्टिंग, ठीक है। बेसिकली द टेस्टर्स हु हैव द कोड नॉलेज विल डू दिस, जिसको कोड नॉलेज है वही करेगा टेस्टर, अदरवाइज दिस विल बी डन बाय द डेवलपर्स ओनली। यूनिट टेस्टिंग हो गया है ना, जो कोड लिखते हैं ना उसकी टेस्टिंग होती है, स्ट्रक्चर की टेस्टिंग होती है, स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक नोन एज व्हाइट बॉक्स, और ग्लास बॉक्स भी बोलते हैं इसे, ग्लास बॉक्स, लेकिन ये वर्ड कभी कोई यूज नहीं करेगा इंटरव्यू में, हमेशा व्हाइट बॉक्स का यूज करेगा, ठीक है। टेस्टर्स रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ द हाउ द सॉफ्टवेयर इज इम्प्लीमेंटेड, हाउ इट वर्क्स, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, कैसे वर्क हुआ है, कैसे बैकएंड में, सपोज करो मैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ एक मतलब साइन अप कर रहा हूँ, तो साइन अप की जो डिटेल्स है वो डेटाबेस में जा रही कि नहीं जा रही, तो डेटाबेस में भी लॉगिन करना है उसको, वहां भी चेक करना है कि सही सही कॉलम्स में सही डिटेल्स फिल हुई है कि नहीं, तो वो सारा काम जो होता है वो व्हाइट बॉक्स में होता है। तो दिस इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नोन टू द टेस्टर, जो टेस्टर को पता है, ठीक है। तो ये होता है